तो आज मैं पैरानॉर्मल मिनी सीरीज के बाद में एक और मिनी सीरीज को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। इसके अंदर 6 एपिसोड्स हैं और इस मिनी सीरीज का नाम है ब्लड राइड और ये रिसेंटली नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई है। ये एक नॉर्वेजियन हॉरर एंथोलॉजी सीरीज है जिसे आर्टले न्यूसन और जेटल इंद्रगार्ड ने बनाया है, जहाँ पर हर एक एपिसोड मात्र 30 मिनट्स का ही है। इस सीरीज की IMDb रेटिंग है 6.3 स्टार्स आउट ऑफ 10। अब यहाँ पर खास बात यह है कि ये वीडियो 2 पार्ट्स में है इन कोलैबोरेशन विद हॉन्टिंग हॉली यूट्यूब चैनल, यानी कि रिमेनिंग 3 एपिसोड्स 4, 5 एंड 6 आपको उनके चैनल पर देखने को मिलेंगे और उस वीडियो का लिंक आपको ऊपर आई बटन, डिस्क्रिप्शन और पिन्ड कमेंट में मिल जाएगा। अगर आपको उनका काम पसंद आता है तो मेक श्योर यू लाइक एंड सब्सक्राइब टू हिज चैनल एज वेल। अंत में मैं अपने पर्सनल फेवरेट एपिसोड्स भी आपको रिकमेंड करूंगा, तो स्टे टिल द एंड। और हाल ही में मैंने बीएल्ज़ेबब फिल्म को एक्सप्लेन किया है जहां पर सेटन वर्सेस जीसस क्राइस्ट को दिखाया गया है, तो आप उस वीडियो को जाकर जरूर देखें, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। सीरीज के हर एपिसोड की शुरुआत एक क्रीपी ड्राइवर के साथ होती है जो कि एम्प्टी बस में चढ़ता है। जब ये ड्राइवर अपने मिरर में देखता है तब सडनली बस में कई सारे लोग प्रकट हो जाते हैं। यहाँ पर हम एक ब्लॉन्ड लेडी मॉली को देखते हैं जिसके हाथ से अब खून बहने लगता है। बेसिकली ये सभी 6 एपिसोड 6 डिफरेंट स्टोरीज को कहते हैं जो कि 6 अलग अलग लोगों की है। हर एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें उस शख्स को दिखाया जाता है जिसकी स्टोरी उस एपिसोड में होने वाली है। मतलब फर्स्ट एपिसोड मॉली के बारे में है जिसका नाम है द अल्टीमेट सैक्रिफाइस। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम एक जर्नलिस्ट को देखते हैं जो कि हार्टमैन फाइनेंस कंपनी के CEO का इंटरव्यू लेने जा रहा होता है। कहानी अब अचानक से ही 5 साल पीछे जाती है जहां पर मॉली अपने हस्बैंड लियोन और बेटी कार्डिया के साथ में कंट्री हाउस में रहने आई है। वो यहाँ पर खुश नहीं है एज वो एक सिटी लेडी थी। उसने क्रेडिट कार्ड पर एक्सेसिव लोन लिया था जिस पर अब डिफॉल्ट हो गया था, यानी कि बैंक्स ने इस फैमिली के नए घर को कब्जे में ले लिया था जो कि बस बड़े बड़े शौक के चलते था। तात्पर्य क्रेडिट कार्ड को औकात के अनुसार ही इस्तेमाल करना चाहिए, प्लस यूज ना ही करें तो बेटर है। खैर पहले ही दिन उसके नई पड़ोसी कॉपलन फैमिली उनके पास आकर उन्हें वेलकम करती है। मिसेस कॉपलन के पास में एक ब्लैक कैट थी जिसे वो हमेशा अपने साथ ही रखती थी। मॉली के घर में भी एक फैमिली डॉग था जिसका नाम बोल्ट होता है। अगले दिन पड़ोस के सभी लोग मॉली के घर आते हैं और उसके घर की साफ सफाई में मदद करते हैं। मॉली यहाँ पर एक अजीब सी बात को नोटिस करती है कि सभी लोगों के पास कोई ना कोई पेट एनिमल था। सभी लोग हमेशा अपने एनिमल से चिपके रहते थे, यानी कि बहुत ही ज्यादा उनसे प्रेम भाव दिखाया करते, जो कि अच्छी बात है, लेकिन सभी लोगों का एक साथ ऐसा करना उसको थोड़ा सा खटकता है। अगली सुबह वो जॉगिंग कर रही थी जब वो मिसेस कॉपलन के साथ में एक और लेडी को वुड्स में जाते हुए देखती है। उनके पास में 2 कैट्स थी जिसमें से एक लेडी अपने कैट को एक बड़े से स्टोन पर रखती है और चाकू से उसका गला काट देती है। इसे देखकर मॉली डर जाती है और चिल्लाने लगती है। वो दोनों भी मॉली को वहां पर देखकर सरप्राइज हो जाती हैं। अब वो उसको बैठाकर एक बात समझाती हैं और एक फेमस बैक स्टोरी बताने लगती हैं। वो कहती है कि ये पूरा इलाका हजारों साल पहले वाइकिंग्स का विलेज हुआ करता था। उस स्टोन पर वाइकिंग्स एनिमल्स एंड ह्यूमंस का सैक्रिफाइस किया करते थे। इससे उनको गुड फॉर्च्यून मिलता था। एक दिन एक लोकल ने अपने कैंसर से बीमार डॉग को वहां पर गोली से उड़ा दिया था और उसके अगले ही दिन उसको $2.5 मिलियन की लॉटरी लग गई थी। और तभी से सभी लोकल्स एनिमल्स को पालने लगे और ओकेजनली सैक्रिफाइस करके पैसा कमाने लगे। बट वो ये सब काफी कम करते थे ताकि इस चीज से आसपास के लोग वहां पर आने ना लगे और आकर्षित ना हो जाएं। मॉली उस सैक्रिफिशियल स्टोन को टेस्ट करने के लिए अपने घर से एक चूहे को पकड़ती है और उस स्टोन पर मार डालती है। नेक्स्ट वो एक शॉप में जाकर स्क्रैच कार्ड खरीदती है जो कि अनफॉर्चुनेटली उसे सिर्फ 50 नॉर्वेजियन क्रोन देता है। क्रोन नॉर्वे की करेंसी है। मॉली जाकर उन लेडीज को कन्फ्रंट करती है जहां पर लेडीज ये कहती हैं कि तगड़े पैसे कमाने के लिए एनिमल्स के साथ में डीप लव होना चाहिए। जितना ज्यादा लव होगा उतना ही ज्यादा फॉर्च्यून मिलेगा। मॉली यहाँ पर बहुत ही ज्यादा ग्रीडी लेडी थी। सिटी लाइफस्टाइल को छोड़ना भी नहीं चाहती थी। वो अब अपने फैमिली डॉग बोल्ट को ले जाकर उस स्टोन पर सैक्रिफाइस कर देती है और बाद में एक लॉटरी टिकट भी खरीदती है। शाम तक बोल्ट घर न आने से कार्डिया परेशान हो जाती है और वो अपने डैड के साथ उसे ढूंढने जाती है, पर वो उसको कहीं पर भी नहीं मिलता। मॉली घर में रहकर टीवी पर लॉटरी का रिजल्ट देखती है और शुरुआत में काफी खुश होती है, लेकिन उसी के तुरंत बाद लॉटरी लगने पर उसको काफी कम पैसे मिलते हैं जो कि थे 3000 क्रोन्स। वो उन लेडीज पर जाकर गुस्सा करती है कि बोल्ट को खरीदने में खर्च किए गए
गए पैसे से भी कम पैसे उसको मिले हैं और मॉली इससे उदास होकर रोने लगती है। वो औरतें उसको ये बताती हैं कि क्या वाकई में उसको अपने एनिमल से प्यार था, जिस पर मॉली ये कहती है कि शायद नहीं। बेसिकली ये लेडी बस पैसों से प्यार करती थी। अब जब लियोन घर पर आता है तो उसे रोती हुई मॉली ये कहती है कि मुझसे एक गलती हो गई है, मैं जानती हूँ कि बोल्ट कहाँ पर है। वो लियोन को लेकर स्टोन के पास आती है जहाँ पर बोल्ट की बॉडी थी। वो फुल स्टोरी बताती है और लियोन नेचुरली उस पर गुस्सा करता है, पर तभी मॉली रोते हुए ये कहती है कि आई लव यू लियोन। वो अब लियोन पर हमला करने लगती है और वो उसे ही सेक्रीफाइस करना चाहती थी, एज इन वो बिना पैसे के पगला गई थी। काटिया बोल्ट की बात सुनकर अपने मॉम डैड का पीछा करते हुए वहां पर आ जाती है। वो अब अपनी मॉम को रोकने जाती है जहां पर मॉली उसका गला दबाकर उसे ही मारने लगती है और उसे भी आई लव यू बोलती है। उसका बेसिक मीनिंग यहाँ पर ये था कि वो उन दोनों से बहुत प्यार करती थी और अगर वो उनको मार देगी तो उसको बहुत से पैसे मिलेंगे। काटिया अपने सेल्फ डिफेंस में पास में पड़े पत्थर से मॉली के सर पर मारती है, जिससे मॉली उसी स्टोन पर मर जाती है और उसके डैड बच जाते हैं। अब नेक्स्ट सीन प्रेजेंट में आ जाता है जहां पर जर्नलिस्ट इस सीईओ का इंटरव्यू लेने आया था। सीईओ की सेक्रेटरी इंटरव्यू के लिए एक सवाल जर्नलिस्ट को कहती है कि वो उससे ये पूछे कि उसने $1 मिलियन सबसे पहले कैसे कमाए थे, जिसका आंसर वो पक्का नहीं देगी और ठीक ऐसा ही होता है। खैर अब ये सीईओ कोई और नहीं बल्कि काटिया ही थी, यानी कि काटिया अपनी मॉम से बेहद प्यार करती थी, इसलिए उस स्टोन पर उसको मारने के बाद से ही उसकी किस्मत बदल गई थी। लेकिन यहाँ पर बात ये थी कि वो सीईओ कैसे बनी। तो जर्नलिस्ट उससे ये कहता है कि उसकी लाइफ काफी दुखी रही होगी क्योंकि उसकी माँ पागल हो गई थी और 1 साल पहले उसके डैड भी मिस्टीरियस तरह से गायब हो गए। यानी कि अपनी माँ को मारकर उसको $1 मिलियन मिले और उसके बाद में मॉली का पागलपन अब काटिया के अंदर आ गया था और उसने ही अपने डैड को भी मार डाला होगा, जिससे वो इस कंपनी की सीईओ बन गई होगी। एंड इंटरेस्टिंग थिंग ये थी कि स्टार्टिंग में हमको कुछ बॉक्सेस दिखाए गए थे जहां पर हम ये देख पाते हैं कि मॉली भी हार्टमैन कंपनी में ही काम करती थी। और बस फर्स्ट एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों ये थी फर्स्ट एपिसोड द अल्टीमेट सैक्रिफाइस की कहानी और पर्सनली मुझे ये एपिसोड बहुत पसंद आया। अब सेकंड एपिसोड है 3 सिक ब्रदर्स। ये एरिक नाम के बंदे की कहानी है जिसे हम बस में बैठे हुए देखते हैं। उसके कान से खून बह रहा था। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम एरिक को एक फ्लैट में देखते हैं जहां पर उसकी मॉम उसको उसका रूम दिखाती है। एरिक 3 साल बाद मेंटल हॉस्पिटल में रहकर आया था और यहाँ पर वो स्टिल रिकवरी मोड में था। उसकी मॉम जॉब पर जाने से पहले ये कहती है कि उसके डैड के कैबिन को वो बेच रही है। एरिक अब रूम में अकेला होता है। वो एक पुराना फोटो देखता है जहाँ पर उसके डैड और उसके 2 भाई थे। अब घर का मेन डोर बजता है जहाँ पर एरिक फोटो को पॉकेट में रखकर डोर को ओपन करता है। डोर पर उसके 2 बड़े भाई ऑटो और जॉर्ज थे। वो एरिक को इतने साल बाद देखकर बहुत खुश थे। इस मौके पर वो पार्टी करना चाहते थे। एरिक ये कहता है कि उसे लाउड जगहों पर जाना मना है, एज इन वो 100% फिट नहीं है। बट एरिक अपने भाइयों के फोर्स में आकर अपने डैड के कैबिन में पार्टी करने के लिए राजी हो जाता है, जिसको उसकी मॉम बेचने वाली थी। वो कैबिन वुड्स के बीच में था, यानी कि कैबिन इन द वुड्स। You see what I did there? खैर वो कैबिन सिटी से दूर था और रास्ते में एक पेट्रोल स्टेशन पर वो कार रोकता है जहां पर उसकी कार एक साइन बोर्ड से टकरा जाती है जिस पर एक लड़की की इमेज बनी हुई थी। पेट्रोल भरकर पार्टी के लिए फूड एंड ड्रिंक्स खरीदकर एरिक कार में वापस आता है जहां पर उसके भाइयों ने एक हिच हाइकर मोनिका को लिफ्ट दी थी। सभी लोग कैबिन पर आ जाते हैं, ड्रिंक्स करते हैं, खाना खाते हैं और डांस करते हैं। एरिक मोनिका से ये कहता है कि वो तीनों बचपन में हमेशा यहाँ पर आते थे जब उनके डैड जिंदा थे। लेटर ऑन पार्टी थोड़ी सी वाइल्ड हो जाती है जहाँ पर मोनिका ऑटो को मजाक मजाक में क्रेजी कह देती है, जिससे ऑटो थोड़ा सा भड़क जाता है। लेटर ऑन जॉर्ज ये कहता है कि एरिक ने 3 साल मेंटल हॉस्पिटल में बिताए हैं हमारे डैड के कारण। सबको पता था कि वो आदमी जीने के लायक नहीं है, पर किसी ने कुछ भी नहीं किया। पर एरिक ने फाइनली कुछ किया। मोनिका को जॉर्ज और ऑटो का बिहेवियर थोड़ा सा ऑड लगता है और वो एरिक के साथ कैबिन से जाने लगती है। तभी वो दोनों भाई इन दोनों पर अटैक करके मोनिका को चेयर से बांध देते हैं। उधर घर पर एरिक की मॉम आती है और एरिक को वहां पर ना देखकर वो भी कैबिन की तरफ निकल पड़ती है। कैबिन में एरिक मोनिका को छुड़ाने जाता है जहां पर ऑटो उसे बॉटल से मारता है। जॉर्ज ये कहता है कि मैंने ही अपने डैड को मारा था और एरिक ने उसका इल्जाम अपने सर पर ले लिया। जॉर्ज अब ऑटो को मोनिका को मारने का ऑर्डर देता है, एज इन अब उसको भी सीक्रेट पता चल गया था। ऑटो नाइफ से मोनिका को लगातार स्टैब करके मार डालता है।
तभी इनकी मॉम कैबिन पर आती है जहाँ पर ऑटो और जॉर्ज भाग जाते हैं। वो कैबिन में आकर ये पूछती है कि क्या हुआ। एरिक ये कहता है कि ऑटो और जॉर्ज ने मोनिका को मार दिया है जस्ट लाइक डैड। उसकी मॉम उसे ये कहती है कि यहाँ पर कोई मोनिका है ही नहीं और ऑटो और जॉर्ज भी नहीं है और उसके डैड अभी भी जिंदा हैं। बस फर्क इतना है कि वो उन्हें छोड़कर चले गए हैं। वो एरिक को चेयर की ओर देखने के लिए कहती है जहाँ पर पेट्रोल पंप की लड़की वाला साइन था। एरिक अपने पॉकेट से फोटो चेक करता है जहाँ पर उसके डैड के साथ सिर्फ वो अकेला ही था। यहाँ पर एरिक सीरियस स्किज़ोफ्रेनिया का पेशेंट था। जब भी वो अकेला होता था उसे ऑटो और जॉर्ज दिखते थे, जस्ट लाइक द मूवी ए ब्यूटीफुल माइंड की तरह। एरिक अब यहाँ पर रोने लगता है जहाँ पर उसकी मॉम उसको सपोर्ट करती है। एरिक की माँ उसके साथ जाकर उस पेट्रोल स्टेशन वाले साइन को लौटाती है। जैसे ही वो कार से जाती है एरिक को ऑटो और जॉर्ज फिर से देखने लगते हैं। वो उसे कार में पेट्रोल डाल रही एक लड़की की ओर इशारा करके उसको ही मारने के लिए कहते हैं। एरिक अब अपना लाइटर लेकर उस लड़की को जलाकर मार डालता है और खुद भी मर जाता है और इसी के साथ में एपिसोड 2 का अंत हो जाता है। क्लियरली एरिक एक मेंटली बीमार आदमी था जो कि अपने डैड के जाने के बाद उदास रहने लगा था। उसने ऑटो और जॉर्ज को एक कोपिंग मैकेनिज्म के तौर पर डेवलप किया था, बट सैडली उसे उसका फायदा नहीं हुआ। ये एपिसोड फर्स्ट एपिसोड की तरह ड्रामेटिक तो नहीं है बट ठीक ठाक है। और अब हम आ चुके हैं इस वीडियो की आखिरी कहानी यानी कि एपिसोड 3 की तरफ, जिसका नाम है बैड राइटर। बस में हम एक लड़की ओलिविया को देखते हैं जो कि अपने लैपटॉप में लिख रही थी जिससे खून बह रहा था। स्टार्टिंग में हम ओलिविया को उसके बॉयफ्रेंड मार्कस के साथ में उठते हुए देखते हैं जहां पर मार्कस को एक टेक्स्ट आता है। मार्कस की मॉम ने उसे और ओलिविया को डिनर पर बुलाया था। ओलिविया को ये लगता है कि मार्कस की मॉम उसे पसंद नहीं करती, बट मार्कस उसे समझाकर डिनर पर ले जाने के लिए कन्विंस कर लेता है। मार्कस और ओलिविया एक पीजी में रहते थे जहां पर बाकी गर्ल्स भी थीं। सभी गर्ल्स ओलिविया की अच्छी दोस्त थी। ओलिविया अब अपनी रेगुलर राइटिंग क्लास की तरफ जाती है जहां पर वो एलेक्स नाम के एक मिडिल एज मैन से मिलती है और वो भी उसी क्लास के लिए वहां पर आया था। क्लास में एक लेडी राइटर ये कहती है कि आपको अच्छे कैरेक्टर्स के लिए इंस्पिरेशन अपने आसपास से ही मिलेगी। आप जिसे भी सबसे ज्यादा हिट करते हैं उसे स्टोरी में डालिए, बाद में उसको ही मार डालिए। इससे स्टोरी काफी इंटेंस बनेगी। स्टोरी अच्छी नहीं लगी तो आप डिलीट भी कर सकते हैं। क्लास के बाद ओलिविया एलेक्स से फिर टकराती है जहां पर वो ये कहता है कि उसने एक अमेचर स्टोरी लिखी है, पर वो उस स्टोरी को ओलिविया को नहीं दिखाता। ओलिविया पीजी आती है जहां पर वो अपनी रूममेट्स की बातों को चुपके से सुनती है। वो गर्ल्स ओलिविया को बड़े बाप की बिगड़ी हुई लड़की कहती हैं, एज इन वो ओलिविया के एटीट्यूड से पक गई थी। वो लोग ओलिविया को पिकनिक में ले जाकर मार डालने का डिसाइड करती हैं और ओलिविया ये सब सुनकर डर जाती है। अब गर्ल्स को ये पता चलता है कि ओलिविया ने उनकी बातों को सुन लिया है। एक लड़की उसको मारने के लिए चाकू निकालती है, पर ओलिविया उन पर उबलते हुए गर्म पानी को फेंक कर वहां से भाग जाती है। घर के बाहर उसका बॉयफ्रेंड मार्कस उसे रोकता है, जिससे ओलिविया को ये लगता है कि ये भी उनमें शामिल है। वो उस पर कार की से हमला करके भाग जाती है। भागते टाइम रोड पर उसे एलेक्स की कार दिखती है जो कि उसे लिफ्ट देता है। ओलिविया एलेक्स को सारी कहानी एक्सप्लेन करती है तो एलेक्स उसे पुलिस स्टेशन जाने का आइडिया देता है। इसी बीच कंफ्यूजन में एलेक्स की स्टोरी के कुछ पेजेस को ओलिविया अपने बैग में डाल लेती है। पुलिस स्टेशन पर ओलिविया वेट कर रही थी, तभी उसकी रूममेट्स वहां पर उसे ढूंढते हुए आ जाती हैं। ओलिविया उनसे डरकर छुप जाती है, बट तभी उसकी नजर एलेक्स की स्टोरी पर पड़ती है। उसके साथ जो कुछ भी हुआ था उसे एलेक्स ने ऑलरेडी लिख दिया था, यानी कि जैसे जैसे एलेक्स स्टोरी लिख रहा था वैसे वैसे ओलिविया की लाइफ बदल रही थी। इसे देखकर ओलिविया को शॉक लगता है और उसे ये लगता है कि वो रियल नहीं है, बस स्टोरी की एक कैरेक्टर है। वो अब अपने लैपटॉप में एलेक्स के बारे में लिखने लगती है। वो लिखती है कि एलेक्स की लैपटॉप पर एक मॉन्स्टर दिखे और वो उसकी उंगलियों को काट खाए। अब सच में एलेक्स के लैपटॉप में हम एक मॉन्स्टर को देखते हैं जो कि एलेक्स की उंगलियों को काट लेता है। बाद में ओलिविया एलेक्स से मिलकर उसे कन्फ्रंट करती है और एलेक्स उसे सॉरी बोलता है और उसकी स्टोरी को एक हैप्पी एंडिंग देने का वादा करता है। ओलिविया और एलेक्स एक सुशी रेस्टोरेंट में जाते हैं जहां पर उनके टेबल के बगल में 3 समुराई स्वॉर्ड्स थी। एलेक्स ये कहता है कि मैंने तुम्हारी स्टोरी एक फैंटेसी के तहत लिखी थी। मेरी वाइफ एक सक्सेसफुल राइटर है और उसे इम्प्रेस करने के लिए ही मैंने उसकी क्लास को अटेंड किया था। तभी ओलिविया ये नोटिस करती है कि 3 में से एक समुराई स्वॉर्ड गायब है। अब उसे ये लगता है कि शायद कोई और है जो उन दोनों के बारे में लिख रहा है।
तभी उसका बॉयफ्रेंड मार्कस वहां पर आता है और एलेक्स को मार डालता है। मार्कस अपनी मॉम यानी कि उस राइटर से ये पूछता है इसका क्या करें। राइटर उसे ओलिविया को भी मारने के लिए कहती है। अगले सीन में हम एक एनालिस नाम की एक लेडी को देखते हैं जो कि ये सब स्टोरी अपने लैपटॉप में लिख रही थी, जहां पर उसका हस्बैंड बारबेक्यू कर रहा था जो कि बिल्कुल एलेक्स की तरह दिखता है। लेटर ऑन एनालिस का बेटा मार्कस और बहू ओलिविया वहां पर डिनर के लिए आते हैं। एनालिस ओलिविया को हक करती है और उसके अंदर बारबेक्यू फोर्क घुसा देती है। ओलिविया ब्लीड करने लगती है और मार्कस शॉक से चिल्लाने लगता है। एनालिस ये कहती है कि मैंने कुछ बड़ा नहीं किया है, अभी स्टोरी को बदल देती हूँ। वो अपने लैपटॉप में स्टोरी डिलीट करने जाती है पर वो डिलीट नहीं होती और इसी के साथ में इस एपिसोड का भी अंत हो जाता है। तो यहाँ पर ऑल अराउंड चल ये रहा है कि शायद से ये स्टोरी जो यहाँ पर एनालिस लिख रही थी वो अल्टीमेटली वो थी ही नहीं बल्कि कोई और था जो कि इस चीज को कंट्रोल कर रहा था, यानी कि इस मिनी सीरीज की इस स्टोरी के जो राइटर हैं वो इस चीज को लिख रहे हैं। एपिसोड 3 में एनालिस एक राइटर थी जो कि अपने हस्बैंड एलेक्स, बेटा मार्कस और बहू ओलिविया को कैरेक्टर बनाकर एक स्टोरी लिख रही थी। वो स्टोरी में इतना मग्न हो गई कि उसे रियलिटी और फिक्शन में अंतर ही समझ नहीं आया। वो ओलिविया के अपने हेट्रेड में ही खो गई थी और वही थी एक बैड राइटर। बट स्टिल आई फील कि ये स्टोरी के अंदर एक और स्टोरी और उस स्टोरी के अंदर एक और स्टोरी थी। तो दोस्तों ये थी ब्लड राइड मिनी सीरीज के पहले 3 एपिसोड्स की स्टोरी। यहाँ पर 6 स्टोरीज हैं और 6 अलग अलग स्टोरीज हैं। आप इनको जिस मर्जी फॉर्मेट में देख सकते हैं, ये आपस में बिल्कुल भी लिंक्ड नहीं है। अब यहाँ पर बात करें मेरी पर्सनल फेवरेट रिकमेंडेशंस की, तो पहला एपिसोड द अल्टीमेट सैक्रिफाइस और 5th एपिसोड द ओल्ड स्कूल मेरे पर्सनल फेवरेट हैं। 5th एपिसोड में आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी मिलेगी जो कि आपको हॉन्टिंग हॉली चैनल पर देखने को मिलेगी। उस वीडियो का लिंक आपको हर जगह पर मिल जाएगा, यानी कि आई बटन, डिस्क्रिप्शन और पिन्ड कमेंट में जाकर जरूर देखना। आपको 5th स्टोरी में बहुत ही ज्यादा मजा आएगा। और यहाँ पर हर एक स्टोरी इंटरेस्टिंग नहीं है, मुझे 1st और 5th वाली काफी ज्यादा अच्छी लगी। और हाँ, आप लोगों ने अगर ये मिनी सीरीज देखी है तो आप मुझे जरूर बताना कि आपकी फेवरेट स्टोरी कौन सी है। और यहाँ पर मेन कॉन्सेप्ट यही है कि यहाँ पर ये सब लोग एक ग्रीफ के अंदर थे और ये जो बस है वो मेरे ख्याल से आफ्टर लाइफ वाली चीज का है कि कैसे ये ड्राइवर इस बस में बैठाकर इन सभी की सोल्स को आफ्टर लाइफ में ले जाने वाला है। अब उनके कर्मों के अकॉर्डिंग उनको हेवन या हेल जो भी मिलना है वो मिल जाएगा, बट मेरे हिसाब से इन सबके कर्मों कांड की वजह से इनको हेल ही मिलना चाहिए। आशा करता हूँ कि आपको ये मिनी सीरीज का 1st एपिसोड मेरे चैनल पर पसंद आया होगा, और पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में। तब तक के लिए